गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फुले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट संस्कृत शिक्षण शास्त्र के बारे में आज हम जानेंगे। संस्कृत शिक्षण शास्त्र की यूनिट फर्स्ट यानी कि इकाई प्रथम संस्कृत पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। संस्कृत पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक के बारे में आज हम जानेंगे, जिसके अंदर हम पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का संबंध, संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रम की समीक्षा, पाठ्यक्रम का संप्रत्यय, पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य, आधार और सिद्धांत, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के संस्कृत पाठ्यक्रम की समीक्षा और अंत में पाठ्यक्रम में सुधार हेतु सुझाव के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अब है पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का संबंध। पाठ्यचर्या को शिक्षाक्रम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पाठ्यचर्या एवं शिक्षाक्रम की अवधारणा वर्तमान समय में एक ही रूप में मानी जाती है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्राध्यापक को यह ज्ञान होना चाहिए कि पाठ्यचर्या का अर्थ एवं महत्व क्या है, क्योंकि निकट भविष्य में एक कुशल अध्यापक होने के बाद छात्राध्यापक को भी पाठ्यचर्या या शिक्षाक्रम के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। इसीलिए प्रत्येक छात्राध्यापक को पाठ्यचर्या की समझ होनी चाहिए। अतः वर्तमान समय में पाठ्यचर्या या शिक्षाक्रम की समझ विकसित करने के लिए पाठ्यचर्या को प्रशिक्षण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिससे प्रत्येक छात्राध्यापक में पाठ्यचर्या की समझ विकसित हो सके। पाठ्यचर्या की समझ से आशय उन अनेक शब्दों के अर्थों से है जो छात्राध्यापक में भ्रामक स्थिति को उत्पन्न करते हैं। उनका अर्थ समझने की स्थिति में ही छात्राध्यापक अपनी कुशलतम भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसीलिए उस स्थिति में प्रशिक्षण को पूर्ण समझा जाता है जब छात्राध्यापक पाठ्यचर्या की संपूर्ण अवधारणाओं से परिचित होता है। तो भाषा शिक्षक को अपनी कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या से अवश्य अवगत होना चाहिए। नियोजित शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। पाठ्यचर्या इन उद्देश्यों की प्राप्ति का एक सशक्त साधन है। भाषा शिक्षक को इस बात पर विचार करना चाहिए कि पाठ्यचर्या शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितनी महत्वपूर्ण है। यह तभी संभव है जब पाठ्यचर्या की विषय सामग्री एवं आधार सिद्धांतों का शिक्षक को भलीभांति ज्ञान होगा। सुचित्रित तथा सुनियोजित पाठ्यचर्या के आधार पर ही किसी पाठ्यक्रम तक पहुंचा जा सकता है तथा उसे सार्थक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के स्वरूप तथा तत्वों को निम्नलिखित प्रकार से हम स्पष्ट करेंगे। पाठ्यक्रम को कनिंघम ने अपने परिभाषित किया है कि वह कलाकार रूपी शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह अपने पदार्थ रूपी विद्यार्थी को अपने आदर्श के अनुसार विद्यालय में डाल सके, जबकि पाठ्यचर्या सीखने की इकाइयों का कक्षा एवं विषयवार क्रम निर्धारण ही पाठ्यक्रम है, परंतु पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या के लिए अंग्रेजी में करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। शिक्षा के संदर्भ में शाब्दिक अर्थ के अनुसार पाठ्यचर्या से अभिप्राय उस मार्ग से है जिसके माध्यम से बालक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। संकुचित अर्थ में पाठ्यचर्या के अंतर्गत विषय के तथ्यों की सीमाएं निश्चित कर दी जाती है, अर्थात पाठ्य वस्तु को एक सूची के रूप में सीमित कर दिया जाता है। परंतु आधुनिक समय में पाठ्यचर्या का अर्थ अधिक व्यापक हो गया है। इस विषय के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग का विचार है कि पाठ्यचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, वरन इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी सम्मिलित होती है जिनको बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान एवं शिक्षक और छात्रों के अनगिनत अनौपचारिक संदर्भों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का पूरा जीवन पाठ्यचर्या बन जाता है, जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और उनके विकास में सहायता दे सकता है। सामान्यतः पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या शब्दों को समानार्थी माना जाता है। वस्तुतः दोनों शब्दों में अंतर है। पाठ्यक्रम का अर्थ व्यापक है और पाठ्यचर्या का सीमित अर्थ है। पाठ्यक्रम में विद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं सशैक्षणिक कार्य आते हैं, जबकि पाठ्यचर्या में शैक्षणिक विषयों में तत्व संबंधी विषय सामग्री को ही सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यचर्या को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि विषय से संबंधित शैक्षणिक इकाइयों एवं प्रकरणों का चयन एवं सुसंगत संगठन ही पाठ्यचर्या है। अब हम संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रम की समीक्षा के बारे में पढ़ेंगे
कि भारत में शिक्षा के 5 स्तर है: पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च। इनमें से प्रत्येक स्तर पर पाठ्य विषयों में से प्रत्येक विषय को पढ़ाने के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। पाठ्यक्रम इन उद्देश्यों की प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा के पाठ्यक्रम, विशेषतः संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रम का निर्धारण बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि इस पर अनेक दृष्टियों जैसे शिक्षण उद्देश्य और छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन, पाठ्य वस्तु में भाषा तत्वों और वैचारिक विषय वस्तु तथा जीवन मूल्यों का समावेश, छात्रों की आयु एवं स्तर के अनुसार भाषा पाठों का चयन और पाठों में विविधता और रोचकता से विचार करना पड़ता है। अब है पाठ्यक्रम का संप्रत्यय। पाठ्यक्रम के संप्रत्यय के अंतर्गत हम पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम की परिभाषा और पाठ्यक्रम का महत्व के बारे में जानेंगे। पाठ्यक्रम का अर्थ है, जॉन डीवी ने शिक्षा की प्रक्रिया को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। जैसा कि आपको पता है कि त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को बताया है। इसका तृतीय महत्वपूर्ण अंग पाठ्यक्रम है, जो शिक्षा की दिशा का निर्धारण करता है और बालक को यह बताता है कि उसे क्या पढ़ना है। अतः विषय से संबंधित शिक्षण की इकाइयों का चयन एवं सुसमृद्ध संगठन ही पाठ्यक्रम है। अब है पाठ्यक्रम की परिभाषा। अलग अलग शिक्षाविदों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार बताया गया है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में कलात्मक विषयों की अपेक्षा वैज्ञानिक विषयों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम पूर्ण जीवन के लिए तैयारी है। इसी के अनुसार कनिंघम ने बताया गया है कि पाठ्यक्रम एक कलाकार शिक्षक के हाथों में वह यंत्र यानी कि साधन है, जिससे वह अपनी वस्तु यानी कि छात्र को अपने कलात्मक कक्ष विद्यालय में अपने आदर्शों उद्देश्यों के अनुसार बनाता है। पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथों में वह यंत्र या साधन है, जिससे वह अपनी वस्तु को अपने कला कक्ष यानी कि विद्यालय में अपने आदर्शों उद्देश्यों के अनुसार बनाता है। अब फ्रॉबेल के अनुसार, फ्रॉबेल ने बताया है कि पाठ्यक्रम का अभिप्राय मनुष्य जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव के सार से लिया जाता है। अतः संक्षेप में हम ये जान सकते हैं कि पाठ्यक्रम का अर्थ पाठ्य वस्तु का वह व्यवस्थित रूप है जो अनेक विद्वानों के सहयोग से निर्मित होता है। अब अंतिम परिभाषा है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, वरन इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी सम्मिलित होती है, जिनको बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान और अनौपचारिक संदर्भों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का पूरा जीवन पाठ्यक्रम बन जाता है, जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और उनके विकास में सहायता दे सकता है। संक्षेप में हम जानेंगे कि प्रत्येक शिक्षाविद की जो परिभाषा है वे पाठ्यक्रम के संप्रत्यय को न्यूनाधिक मात्रा में स्पष्ट करती है, यानी कि पाठ्यक्रम का हर एक पहलू स्पष्ट करती है, परंतु माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम के संप्रत्यय को अधिक अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है। अब है पाठ्यक्रम का महत्व। वर्तमान समय में शिक्षा बाल केंद्रित है। पाठ्यक्रम बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। पाठ्यक्रम पठन पाठन को क्रमबद्ध बनाता है। पाठ्यक्रम से बालकों को अपनी संस्कृति, परंपराओं आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। पाठ्यक्रम बालकों में नैतिक गुणों जैसे सत्य, विनम्रता, बड़ों का आदर, सहयोग, सहानुभूति, त्याग, मित्रता, श्रम की महत्ता आदि का विकास करता है। पाठ्यक्रम वह साधन है जो प्राचीन एकत्रित ज्ञान को बालक को हस्तांतरित करता है। पाठ्यक्रम बालकों की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति और विचार शक्ति का विकास करता है। पाठ्यक्रम बालकों के भविष्य का निर्माण करता है और इस प्रकार उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। अब है पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य, आधार और सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य में शिक्षण के उद्देश्य जैसे फर्स्ट है ज्ञान, अर्थ ग्रहण, थर्ड है कौशल, फोर्थ है रुचि और फिफ्थ है अभिवृत्ति। तो उससे पहले हम पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य के बारे में थोड़ा जान लेंगे। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होता है। अन्य विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि के शिक्षण उद्देश्यों की अपेक्षा भाषा शिक्षण के उद्देश्य भाषा और साहित्य दोनों से संबंधित होने के कारण व्यापक है। पाठ्यक्रम के निर्धारण में शिक्षण उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, भाषा तत्वों, विषय वस्तु और जीवन मूल्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यहाँ हम इनका थोड़ा स्पष्टीकरण करेंगे, जैसे कि शिक्षण के उद्देश्य
जिस कक्षा में संस्कृत शिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है वहाँ पाठ्यक्रम के निर्धारण में शिक्षण उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसा कि फर्स्ट है ज्ञान। भाषा शिक्षण में ज्ञान 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि भाषा तत्वों का ज्ञान और विषय वस्तु का ज्ञान। तो भाषा तत्वों के ज्ञान के अंतर्गत उच्चारण, वर्तनी, शब्दार्थ, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि आते हैं। इन सब का अध्ययन एक कक्षा में संभव नहीं है, अतः इनका चयन पाठ्य वस्तु के निर्धारण में छात्रों की आयु, बौद्धिक क्षमता आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। फिर है सेकंड की विषय वस्तु का ज्ञान। तो विद्यालय स्तर पर प्रत्येक कक्षा में संस्कृत की विषय वस्तु भी अलग अलग होगी। किसी भी कक्षा के संस्कृत विषय की विषय वस्तु निर्धारित करते समय हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है कि संस्कृत विषय की विषय वस्तु छात्रों का सर्वांगीण विकास अर्थात मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक और सामाजिक विकास करने में सहायक होनी चाहिए। इसमें सम्मिलित भाषा तत्वों का चयन और क्रम छात्रों की आयु और भाषा ज्ञान के अनुसार होना चाहिए। इसमें गद्य, पद्य, कथा, नाटकांश आदि पाठों को समुचित स्थान किया जाना चाहिए। इसमें सरलता, सरसता, रोचकता, विविधता और बोधगम्यता का पर्याप्त ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें हमारी संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कार, पर्यावरण संरक्षण, उत्सव आदि की यथोचित जानकारी अवश्य सम्मिलित की जानी चाहिए। इसमें सत्य, अहिंसा, परोपकार, सहयोग, सहानुभूति, बड़ों का आदर, दया, धैर्य, साहस, श्रम की महत्ता, अनुशासन प्रियता, कर्तव्य परायणता, सहिष्णुता, विनम्रता, समाशीलता जैसे जीवन मूल्यों पर आधारित पाठों को रखा जाना चाहिए। अब शिक्षण के उद्देश्य में सेकंड पॉइंट है अर्थ ग्रहण, यानी कि छात्र पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण सुनकर एवं पढ़कर करते हैं। थर्ड है कौशल, छात्र अपने विचारों को बोलकर और लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। फोर्थ है रुचि, कि छात्र विषय वस्तु को पढ़ने में रुचि लेते हैं। दूसरे वे पठित सुभाषितों, श्लोकों आदि का संकलन करने में रुचि लेते हैं। फिफ्थ है अभिवृत्ति, कि छात्रों में सद्वृत्तियों जैसे गुरु का आदर, परोपकार, दया, श्रद्धा, देश प्रेम आदि की भावना विकसित हो सकती है। पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय इन 5 उद्देश्यों को अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। अब है पाठ्यक्रम निर्माण के आधार। पाठ्यक्रम निर्माण के आधार को भी 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है दार्शनिक आधार, सेकंड है मनोवैज्ञानिक आधार, थर्ड है सामाजिक आधार, फोर्थ है राजनीतिक आधार और फिफ्थ है सांस्कृतिक एवं धार्मिक आधार। तो फर्स्ट है दार्शनिक आधार, जिसमें हम ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी में दार्शनिक विचारों का भी विकास हो जो उसकी समाज, राष्ट्र के लिए हितकर हो। सेकंड है मनोवैज्ञानिक आधार, जिस कक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत का पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं वह उनकी ग्राह्य क्षमता से बाहर तो नहीं है। दूसरे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जिस आयु में जिस भावनाओं का उभार होता है, पाठ्यक्रम में उन भावनाओं के उभार से संबंधित गद्य, पद्य, कथा, संवाद आदि पाठों को रखा गया है या नहीं। थर्ड है सामाजिक आधार। सामाजिक आधार के अंतर्गत हम देखेंगे कि वह पाठ्यक्रम हमें समाज की रीति नीतियों और दशाओं से परिचित कराता है या नहीं। फोर है राजनीतिक आधार। राजनीति की दृष्टि से ही नहीं अपितु देश की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की दृष्टि से भी ये स्पष्ट होना चाहिए कि किस आयु के छात्रों में किन गुणों के विकास की आवश्यकता है। उदाहरण, पाठ्यक्रम में देश प्रेम, देशभक्ति, अच्छा नागरिक आदि से संबंधित कथा, नाटक आदि पाठ है अथवा नहीं। फिफ्थ है सांस्कृतिक एवं धार्मिक आधार। निर्धारित पाठ छात्रों में किन किन नैतिक गुणों का विकास करने में सहायक है, अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की जानकारी ये देते हैं या नहीं। अब ये पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत फर्स्ट है उद्देश्य निर्धारण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार विषय सामग्री का चयन किया जाता है। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य भाषा और साहित्य दोनों ही दृष्टियों से निर्धारित किए जाते हैं और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विषय सामग्री का चयन किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण पहले किया जाता है। शिक्षक भी पाठ्य प्रकरण के उद्देश्यों का निर्धारण पहले करता है और उद्देश्यों के अनुसार शिक्षण करता है। सेकेंड है विविधता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए। इसमें ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, संस्कृति, समाज, धर्म, पर्यावरण आदि से संबंधित विषय सामग्री होनी चाहिए।
विषय सामग्री का चयन करते समय बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं, आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। थर्ड है रुचि का सिद्धांत। विषय सामग्री छात्रों की रुचि के अनुकूल होनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बालकों की रुचियाँ भिन्न भिन्न होती है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का संकलन किया जाना चाहिए। पाठ को रुचिकर बनाने का काम शिक्षक का है। उसे बालकों को किसी बात को सिखाने से पूर्व उसमें उनकी रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। फोर्थ है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक स्वभाव से क्रियाशील होते हैं। विषय वस्तु का चयन करते समय बालकों की क्रियाशीलता का ध्यान रखना चाहिए। विषय वस्तु केवल सैद्धांतिक न हो बल्कि व्यावहारिक भी हो। संस्कृत के पाठ्यक्रम में बालकों के लिए पद्य पाठ, नाटकाभिनय, विचार विमर्श, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति, सुलेख, श्रुतिलेख, अंत्याक्षरी, वाद विवाद आदि क्रियाओं का समावेश अवश्य रहना चाहिए। फिफ्थ जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। मनोविज्ञान ने थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 नियमों का उल्लेख किया है कि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो इनमें से दूसरे नियम अर्थात प्रभाव के नियम के अनुसार जो बातें जीवन के लिए अधिक उपयोगी होती है बालक उनको सीखना चाहते हैं। इस दृष्टि से पाठ्य सामग्री का संबंध उनके जीवन में अवश्य होना चाहिए। सिक्स्थ है आवर्ती का सिद्धांत। भाषा शिक्षण विशेषतः संस्कृत शिक्षण में इस सिद्धांत का विशेष महत्व है क्योंकि संस्कृत बालकों की मातृभाषा नहीं है। उन्हें जो बातें सिखाई जाती है उनकी आवर्ती यानी कि रिवीजन अत्यावश्यक है। इसके लिए संस्कृत शिक्षक अनेक प्रकार से प्रयत्न कर सकता है कि वह पूर्व पठित अंश जैसे गद्य, पद्य, कथा अथवा अन्य किसी विधा का अंश की आवर्ती प्रस्तावना के प्रश्नों द्वारा कर सकता है। दूसरे पाठ की समाप्ति पर वह पढ़ाई हुई बात पर प्रश्न पूछकर संपूर्ण पाठ की आवर्ती कर सकता है। अब सिक्स्थ है अभ्यास का सिद्धांत, सेवेंथ है अभ्यास का सिद्धांत। संस्कृत शिक्षण में इस सिद्धांत का भी विशेष महत्व होता है। संस्कृत शिक्षण को अपने शिक्षण में कतिपय क्रियाओं का छात्रों से अभ्यास अवश्य कराना चाहिए। उदाहरण के लिए देखें तो हम यदि कोई छात्र प्राण शब्द का शुद्ध उच्चारण न करके प्राण पढ़ना है तो उसे विश्लेषण द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से इस शब्द का शुद्ध उच्चारण सिखाना चाहिए। बाद में प्रणाम, प्रमाण, प्रसंग आदि शब्दों को लेकर उपसर्ग के उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। इसी प्रकार वह छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध कर शुद्ध वर्तनी का अभ्यास करा सकता है। वह किसी कठिन शब्द का अर्थ निकलवाने के बाद उस शब्द का वाक्य प्रयोग छात्रों द्वारा करा के शब्द प्रयोग का अभ्यास कर सकता है। पाठ्यक्रम की विशेष सामग्री का चयन करते समय उपयुक्त सिद्धांतों का अनुसरण अवश्य किया जाना चाहिए। अब है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के संस्कृत पाठ्यक्रम की समीक्षा। संस्कृत पाठ्यक्रम की समीक्षा करते समय हम निम्नलिखित प्रश्नों की कसौटी पर भी पाठ्यक्रम को परखना चाहिए कि पाठ्यक्रम संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करता है या नहीं, उसके निर्माण में विभिन्न आधारों जैसे दार्शनिक आधार आदि को ध्यान में रखा गया है या नहीं, उसके निर्माण में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का ध्यान रखा गया है या नहीं, उसमें उस स्तर के छात्रों की ग्राह्य क्षमता का कितना ध्यान रखा गया है, पाठ्यक्रम में किन किन विधाओं का समावेश किया गया है, इसमें छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है या नहीं, पाठ्यक्रम के द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है या नहीं, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों में नैतिक गुणों का विकास होता है या नहीं। यदि पाठ्यक्रम द्वारा इन प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर मिलते हैं तो पाठ्यक्रम अच्छा है और यदि नहीं मिलते हैं तो पाठ्यक्रम में दोष की कमी है और इस कमी को दूर करने हेतु सुझाव देना आवश्यक है। यही पाठ्यक्रम की समीक्षा मानी जाती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्यक्रम की समीक्षा से पूर्व हम पाठ्यक्रम से संबंधित बातों का जान लेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा कक्षा 10 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का हमने यहाँ प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर हम संस्कृत पाठ्यक्रम की समीक्षा करेंगे। फर्स्ट है शिक्षण उद्देश्य। पाठ्यक्रम के आरंभ में शिक्षण उद्देश्यों का उल्लेख करना आवश्यक है।
परंतु संस्कृत शिक्षण पाठ्यक्रम के आरंभ में उद्देश्यों का उल्लेख नहीं किया गया। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि पाठ्यक्रम संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति करता है या नहीं। यह पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी कमी है। सेकेंड है उद्देश्यानुसार पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के आरंभ में शिक्षण उद्देश्यों का उल्लेख नहीं है, अतः उद्देश्यानुसार पाठ्यक्रम नहीं है। यह पाठ्यक्रम की एक और कमी है। थर्ड है पाठ्यक्रम का संगठन। पाठ्यक्रम के अंतर्गत 4 अधिगम क्षेत्र है, जो दूसरे शब्दों में 4 इकाइयाँ हैं। प्रत्येक अधिगम क्षेत्र या इकाई में कतिपय बिंदु सम्मिलित हैं। पाठ्यक्रम संगठन इकाई आधारित है, जो उचित है। फोर्थ है शिक्षण विधियाँ। पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियाँ एवं उपागमों का उल्लेख करना आवश्यक है, परंतु संस्कृत पाठ्यक्रम में इसकी उपेक्षा की गई है। फिफ्थ है पाठ्यक्रमीय क्रियाएँ। पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियाँ एवं उपागमों के अतिरिक्त पाठ्यक्रमीय क्रियाएँ, जो पाठ्यक्रम को पढ़ाने में संस्कृत शिक्षक की सहायता करती है और उसके शिक्षण को रोचक, प्रभावी एवं उपयोगी बनाती है, जो कि उल्लेखित नहीं है। विधाओं का समावेश। संस्कृत को विभिन्न विधाओं में से पाठ्यक्रम में पठित अवबोधनम, जो एक अधिगम क्षेत्र है, के अंतर्गत केवल गद्य, पद्य एवं नाटक का उल्लेख मिलता है, कथा का नहीं। जबकि पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भागों में कुछ कथा पाठ भी है। पाठ्यक्रम में व्याकरण संबंधी एक अलग से अधिगम क्षेत्र है, जो उचित है। सेवेंथ है छात्रों की ग्राह्य क्षमता। संस्कृत पाठ्यक्रम में अपठित अवबोधन एवं रचनात्मक कार्य के लिए क्रमशः 12 एवं 16 अंक निर्धारित है। स्पष्ट है कि इन 2 अधिगम क्षेत्रों के लिए कुल 28 अंक आवंटित है। अपठित अवबोधन एवं रचनात्मक कार्यों में छात्रों की ग्राह्य क्षमता का मूल्यांकन करना आवश्यक है, परंतु यदि दोनों का अंक वितरण कुछ कम करके पठित अवबोधनम, गद्य, पद्य, नाटक आदि का अंक वितरण बढ़ाया जाता है तो अच्छा होता है। पठित अवबोधनम के लिए कम से कम पूर्णांक से 50% अंक अर्थात 40 अंक रखे जाते हैं, तो इस अधिगम क्षेत्र में छात्रों की ग्राह्य क्षमता का भलीभांति मूल्यांकन होता है। छात्रों की आवश्यकताएं। 8th पॉइंट कि छात्र स्वभाव से क्रियाशील होते हैं। उनके लिए विषय वस्तु केवल सैद्धांतिक न होकर अपितु व्यावहारिक है। संस्कृत पाठ्यक्रम में पद्य पाठ, नाटकाभिनय, विचार विमर्श, सुलेख, अंत्याक्षरी आदि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उल्लेख किया जाता है, तो छात्रों को आवश्यकताओं की भलीभांति पूर्ति होगी। अब है 9th पॉइंट सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना। वर्तमान में पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना जैसे कि देश प्रेम, देशभक्ति आदि विकसित करना अत्यावश्यक है। संस्कृत पाठ्यक्रम में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम के आरंभ में उद्देश्य निर्धारण का अभाव है। 10th है नैतिक गुणों का विकास। पहले पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है, तत्पश्चात उसके लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित की जाती है। पाठ्यक्रम में नैतिक गुणों के विकास से संबंधित कोई उद्देश्य नहीं है, जो अनुचित है। वस्तुतः शेमुषी द्वितीय भागों के अंतर्गत संकलित पाठों के माध्यम से परिश्रम, परोपकार, सेवा, सुहृद निष्ठा, सहिष्णुता आदि नैतिक गुणों का विकास संभव होता है, यह उचित है। 11th है मूल्यांकन। प्रश्न पत्र एवं सत्रांक क्रमशः 80 एवं 20 हैं। पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र के 80 अंक का विवरण मिलता है, लेकिन सत्रांक किस कार्य के लिए अथवा इसका विभाजन किस प्रकार किया गया है, इस संबंध में पाठ्यक्रम मौन है। यदि सत्रांक विभाजन किया जाता है तो अच्छा होता है। 12th जो कि इसका अंतिम पॉइंट है निर्धारित पुस्तक। पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकानि के अंतर्गत केवल एक संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भागः का उल्लेख मिलता है, जबकि शीर्षक बहुवचन में है। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकानि के अंतर्गत निम्नलिखित 3 पुस्तकों का विवरण इस प्रकार किया गया है, जो अपूर्ण और अव्यवस्थित है। फर्स्ट है व्याकरण सौरभम संशोधित संस्करणम, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुपरिषदा प्रकाशितम। सेकंड है हायर संस्कृत ग्रामर M.R. काले लिखितम। थर्ड है रचनानुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी लिखितम। अब है पाठ्यक्रम में सुधार एवं सुझाव। सुधार हेतु सुझाव। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के लिए निर्धारित संस्कृत तृतीय भाषा के पाठ्यक्रम में सुधार हेतु सुझाव बताए गए हैं कि पाठ्यक्रम के आरंभ में शिक्षण उद्देश्यों का उल्लेख किया जाए, ताकि पाठ्यक्रम उद्देश्याधारित बनाया जा सके। पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियों या उपागमों का उल्लेख किया जाए। पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा कक्षा में आयोजित पाठ्यक्रमीय क्रियाओं का पाठ्यक्रम में समावेश किया जाए। पाठ्यक्रम के शिक्षण उद्देश्यों में सभी
विधाओं को सम्मिलित किया जाए। पाठ्यक्रम में सभी विधाओं के अवबोधन के लिए कम से कम 50% अंकों का निर्धारण किया जाए ताकि इनमें छात्रों की ग्राह्य क्षमता का भलीभांति मूल्यांकन किया जा सके। पाठ्यक्रम में श्लोक, पाठ, नाटकाभिनय ताकि छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति, विचार विमर्श, सुलेख, श्रुतिलेख आदि पाठ्य सहग्रामी क्रियाओं का उल्लेख किया जाए ताकि छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। पाठ्यक्रम को पढ़ाने के उद्देश्यों में छात्रों में नैतिक गुणों के विकास संबंधी उद्देश्यों का समावेश किया जाए। पाठ्यक्रम के शिक्षण उद्देश्यों में छात्रों में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना विकसित करने में संबंधित उद्देश्य का उल्लेख किया जाए। तो इस तरीके से आज हमने संस्कृत शिक्षण शास्त्र के यूनिट 1 संस्कृत पाठ्यक्रम के बारे में हमने जाना। थैंक यू।